वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी को। और 21 डिसेबिलिटीज को कवर कर रहे हैं हम, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिकल सेल डिजीज। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सिकल सेल डिजीज इज ए हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर इन विच रेड ब्लड सेल्स बिकम सिकल शेप्ड ड्यू टू एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन लीडिंग टू एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। यानी कि सिकल सेल रोग एक वंशानुगत रक्त विकार है, यानी कि हेरिडिटी से होने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो हंसिया के आकार की हो जाती हैं, जिससे एनीमिया यानी कि खून की कमी, दर्द और रक्त प्रवाह में अवरोध होता है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग जेनेटिक कंडीशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जी हाँ, ये माता पिता से विरासत में मिलने वाली आजीवन अनुवांशिक अवस्था है, यानी कि हेरिडिटी से होती है। सिकल सेल डिजीज इज ए ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स। ये ग्रुप है ब्लड डिसऑर्डर्स का, या फिर बहुत सारे ब्लड डिसऑर्डर्स का एक समूह है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसकी। रेड ब्लड सेल्स चेंज देयर नॉर्मल राउंड शेप इनटू सिकल और क्रिसेंट शेप। यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं अपने सामान्य आकार से हंसिये में जो रूप है उसका वो बदल लेती है, यानी कि हंसिये या अर्ध चंद्राकार होती है। जैसे कि रेड ब्लड सेल की जो आप शेप देखोगे थ्रू माइक्रोस्कोप, तो उसमें क्या है कि वो पूरी राउंड टू द, जैसे कि मून होता है, बिल्कुल वैसी दिखेगी आपको, स्मॉल 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 स्मॉल। लेकिन इस डिजीज के कारण वो क्या कहते हैं, अपने अर्ध चंद्राकार के रूप में हो जाती है। तो शुद्ध हिंदी ना मेरी खुद की स्पीच खराब कर देती है। तो अर्ध चंद्राकार यानी कि हाफ हो जाती है शेप से। सिकल शेप्ड सेल्स गेट ट्रैप्ड इन ब्लड वेसल्स, यानी कि हंसिया के आकार की कोशिकाएं रक्त नलिकाओं में फंस जाती है। जो हमारी रक्त नलिकाएं होती है उसमें वो फंस जाती है। दिस कॉजेज टिश्यू डैमेज एंड सीवियर पेन, जिसके कारण यानी कि फंसने के कारण कोई क्षति या तीव्र दर्द होता है, या जिस भी पर्सन को ये प्रॉब्लम है उसको सिवियरिटी ऑफ पेन फील करना पड़ता है। द डिसऑर्डर इज जेनेटिक एंड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये लाइन बार बार मेंशन इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही इनहेरिटेड। और आपको सिकल सेल डिजीज लेते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये इनहेरिटेंस के बारे में बात हो रही है या उससे हमारी प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। एनीमिया ड्यू टू रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के शीघ्र नष्ट होने से एनीमिया हो जाता है। फटीग यानी कि थकान एंड वीकनेस, कमजोरी ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी नलिकाएं इसमें प्रभावित हो जाती है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ वीकनेस यानी कि कमजोरी, और फटीग यानी कि थकान भी देखने को मिलती है। पेन क्राइसिस ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन स्मॉल वेसेस, छोटी रक्त नलिकाओं में रक्त प्रवाह रुकने से दर्द के दौरे होते हैं एक प्रकार के। स्वेलिंग ऑफ हैंड्स, यानी कि हाथों में सूजन, पैरों में सूजन, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर हाथों और पैरों में सूजन देखने को मिल सकती है जिन भी बच्चों को सिकल सेल डिजीज है या सिकल सेल की प्रॉब्लम है। आई प्रॉब्लम्स एंड वीक आईसाइट ड्यू टू रेटिनल डैमेज। अब क्योंकि एनीमिया हो रहा है, जो हमारी रेड वेसल्स हैं वो खराब हो रही है, रेड ब्लड सेल, तो उस कारण क्या है कि जो आईसाइट है वो भी दिन प्रतिदिन वीक हो जाती है एक प्रकार से। उसके साथ साथ बहुत ही सारी आई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और रेटिनल डैमेज यानी कि जो हमारा आई का रेटिना होता है वो भी डैमेज हो जाता है। स्ट्रोक और हार्ट कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू वेसल ब्लॉकेज। अब ब्लड प्रॉब्लम है और ब्लड डिसऑर्डर है, तो उसके कारण वेसल जो है हमारी वो ब्लॉकेज उसमें हो जाती है, जिसके कारण हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं या हार्ट की समस्या बढ़ जाती है। स्ट्रोक यानी कि झटके हो गए एक प्रकार से, या ब्लॉकेज की अटैक आना एक प्रकार का जो पुश करता है हमारी वेसल्स में। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस ड्यू टू लो इम्यूनिटी, इस कारण हमारे वो वीकनेस होती है, फटीग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है समय के साथ। और जैसे जैसे जो हमारी इम्यूनिटी है वो लो होगी, तो उसके साथ साथ जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ते जाएंगे। टाइप्स और क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। पहला है हेमोग्लोबिन एस एस, सबसे सामान्य है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट सीवियर है और मोस्ट है फ्रॉम कॉजिंग इंटेंस पेन एंड ऑर्गन डैमेज। पहला टाइप सबसे मोस्ट कॉमन है, एस एस, हेमोग्लोबिन एस एस कहते हैं। मोस्ट कॉमन है, मोस्ट सीवियर है, मोस्ट डेंजरस है, और ये इंटेंस पेन यानी कि बहुत ज्यादा अत्यधिक दर्द देता है और अंग की क्षति कर देता है, यानी कि कोई ना कोई बॉडी में इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज हो जाता है। सेकंड टाइप है हेमोग्लोबिन एस सी, इज लेस सीवियर एंड कॉजेज लेस पेन एंड लेस डैमेज। सेकंड टाइप जो इसका है जो है हेमोग्लोबिन एस सी, इन कंपैरिजन टू एस एस लेस सीवियर है और उससे थोड़ा कम पेन कोज करता है और थोड़ा लेस डैमेज प्रोवाइड करता है, एक प्रकार से कोज करता है। हेमोग्लोबिन
बीटा प्लस कहेंगे इसको, एस बी शोज सिम्टम्स सिमिलर टू थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी एक ब्लड डिसऑर्डर है, विद रेड ब्लड सेल डैमेज एंड रिड्यूस्ड आरबीसी काउंट, यानी कि हेमोग्लोबिन एक बीटा प्लस में थैलेसीमिया जैसे लक्षण होते हैं तथा लाल रक्त कोशिकाओं को क्षति और उनकी से कमी हो जाती है। हेमोग्लोबिन एस बी, जिसको हम हेमोग्लोबिन एस बीटा जीरो भी कहते हैं, इज लेस कॉमन बट मोर पेनफुल कॉजेज सीवियर एनीमिया, यानी कि ये लेस कॉमन है लेकिन इसमें पेन ज्यादा होता है और ये एनीमिया कोज करता है या एनीमिया होने का कारण बनता है। फिफ्थ टाइप है हमारा हेमोग्लोबिन एस ई, एस डी एंड एस ओ। ये बहुत ही रेयर टाइप्स हैं और माइल्ड और डिफिकल्ट हैं कि इसमें डिटेक्ट करने में, कि इनके सिम्टम्स ही डिटेक्ट नहीं होते हैं, और ये है भी बहुत रेयर। अब कुछ हम इसके लेवल्स और स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे। माइल्ड लेवल शोज ओकेजनल सिम्टम्स एंड मिनिमल कॉम्प्लिकेशन। जो माइल्ड है इसकी स्टेज है, वो कभी कभार लक्षण और न्यूनतम जटिलताएं दिखाती हैं अपनी, लेकिन जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ रही है यानी कि मॉडरेट लेवल होएगा तो वो फ्रीक्वेंट पेन एपिसोड्स और एनीमिया दिखाएंगे, और जब सिवियरिटी हो जाएगी तो वो एक प्रकार का ऑर्गन डैमेज करेगा, प्रोवाइड करवाएगा, एनीमिया कोज करेगा, कि प्रॉपर तरीके से आपको हॉस्पिटलाइज करवा देगा। कॉजेज क्या है इसके? म्यूटेशन हेमोग्लोबिन जीन इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, नॉट फ्रॉम सिंगल पेरेंट, फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, यानी कि दोनों माता पिता से प्राप्त हेमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन, ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। इनहेरिटेंस ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन एस जीन, असामान्य हेमोग्लोबिन एस जीन की विरासत में, यानी कि ये जो हेमोग्लोबिन है ये आपको विरासत का मतलब यहाँ पे है कि आपके पेरेंट्स से आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिल रही है वो चीज, तो एक प्रकार की विरासत ही हुई ना, प्रॉब्लम आपको आगे वो अपने पेरेंट्स के कारण फेस करनी पड़ रही है या उनके जीन्स के कारण और हेरिडिटी के कारण आपको फेस करनी पड़ रही है। हायर ओकरेंस इन सर्टेन ट्राइबल एंड हाई रिस्क पॉपुलेशंस, कुछ जन्म जाती है और उच्च जोखिम वाली जनसंख्या में अधिक पाया जाना, यानी कि कुछ ट्राइबल एरियाज में इसके हाई रिस्क देखे गए हैं, हायर ओकरेंस देखी गई है। डायग्नोसिस और असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ब्लड टेस्ट शोइंग सिकल सेल रेड ब्लड, यानी कि रक्त जांच में हंसी आकार की लाल रक्त कोशिकाएं, यानी जैसे अब हम ब्लड टेस्ट करेंगे इसमें, तो उसमें ब्लड टेस्ट के थ्रू हमारे को जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसका जो आकार है, उसकी जो शेप्स है, उसके थ्रू हम इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टू आइडेंटिफाई हेमोग्लोबिन टाइप, ये हेमोग्लोबिन टाइप को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट है। न्यू बोर्न स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डायग्नोसिस, शीघ्र निदान हेतु नवजात स्क्रीनिंग, यानी कि जब बेबी बोर्न होता है उसी समय टेस्ट करना कि इनहेरिटेड पेरेंट्स से कोई ऐसी कोई चीज, सॉरी चीज या कोई प्रॉब्लम आगे बच्चे को ना फेस करने को मिले। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर कंफर्मेशन, पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी पुष्टि हेतु आनुवंशिक परीक्षण किया जाता है। कुछ प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। सिकल सेल डिजीज कैन नॉट बी कंप्लीटली प्रिवेंटेड वंस इनहेरिटेड, यानी कि अगर ये एक बार हो जाता है तो फिर इसको पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प्स रिड्यूस ट्रांसमिशन रिस्क, यानी कि आनुवंशिक परामर्श से का जोखिम कम किया जा सकता है, यानी कि हमें पता लग गया कि इनहेरिटेड है और फ्रॉम हिस्ट्री ये फैल रही है किसी फैमिली में, तो हम इसको एक प्रकार काउंसलिंग के थ्रू कंट्रोल करेंगे फॉर न्यू बॉर्न बेबी की ट्रांसमिशन कम फैले। कैरियर स्क्रीनिंग बिफोर मैरिज और प्रेगनेंसी, विवाह या गर्भाधारण से पहले कैरियर जांच या कुछ टेस्ट की ब्लड में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसके कारण आगे जो उनका बच्चा होगा तो उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिले। ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन के बारे में बात करेंगे। सिकल सेल डिजीज इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड हैज नो परमानेंट क्योर, सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक विकार है और इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। पेन मैनेजमेंट यूजिंग मेडिसिन ड्यूरिंग पेन क्राइसिस, कुछ मेडिसिन के थ्रू जो पेन है, पेन किलर्स के थ्रू हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड एक्सचेंज टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, जिन भी पर्सन को सिकल सेल डिजीज की प्रॉब्लम है तो उनको बार बार ब्लड अपना चेंज करवाना पड़ेगा, या वो चेंज करवाते हैं किस लिए कि जो उसके कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सके। मेडिसिन हेल्प रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन एपिसोड्स एंड इन्फेक्शंस, दवाएं दर्द के दौरों और संक्रमण की आवृत्ति कम करने में सहायक होती है, यानी कि मेडिकल हेल्पलाइन से कुछ हम एक प्रकार का कह सकते हैं कि टेम्परेरी हेल्प ले सकते हैं। सपोर्टिव मेडिकल केयर इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, सहायक चिकित्सीय देखभाल से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अब एज ए स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर हमारा क्या रोल रहेगा इन क्लासरूम? अंडरस्टैंडिंग फटीग, पेन एपिसोड्स एंड हेल्थ लिमिटेशंस ऑफ लर्नर, यानी कि अगर हम एज अ स्पेशल एजुकेटर हैं, एज अ फैसिलिटेटर हैं इन क्लास में,
तो हमारे को बच्चे की थकान, उसकी जो लिमिटेशन है हेल्थ की, वो कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को टास्क प्रोवाइड करवाने हैं और धीरे-धीरे बच्चे में इंप्रूवमेंट लानी है। प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल अटेंडेंस एंड एकेडमिक अकोमोडेशंस, लचीली उपस्थिति और शैक्षणिक अनुकूलन प्रदान कर रहे हैं, यानी कि बच्चे को बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है इन क्लासरूम, कि किसी भी प्रकार की बच्चे को समस्या उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी मेंटलिटी को लेकर, भी जहाँ भी बच्चा लो फील कर रहा है तो उसके कारण उसको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इन क्लासरूम। अवॉइडिंग फिजिकल ओवर एक्सकर्शन एंड स्ट्रेस इन स्कूल एक्टिविटीज, विद्यालय गतिविधियों में अत्यधिक शारीरिक परिश्रम और तनाव से बचाव रखना है, क्योंकि बच्चा अपनी प्रॉब्लम के कारण ही वीक फील कर रहा है, फटीग फील कर रहा है। तो हमारे को ये चीज़ों को बहुत ही मैनेज करके चलना है कि किस प्रकार से बच्चों को एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाई जाए। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, ये हमेशा ही बच्चे को हम देंगे कि बच्चे को वीक ना फील होने दें, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उसको हमेशा मोटिवेटेड मोटिवेटेड करें या मोटिवेशन दें, एनकरेजमेंट करें, उस बच्चे को हमेशा प्रोत्साहन करें या इमोशनल उसका बिल्ड करें। ensuring inclusive education and rights under RPWD एक्ट 2016। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा देंगे हम बच्चे को कि उसके साथ साथ नॉर्मल चाइल्ड या ऑल ओवर चाइल्ड, कह सकते हैं कि कोई नॉर्मल चाइल्ड है, कोई बैकवर्ड चाइल्ड है, तो उन सभी को सिंगल एक ही क्लासरूम में हम एक्टिविटीज प्रोवाइड कराएंगे, लर्निंग प्रोवाइड करवाएंगे, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे, कि बच्चा खुद को अलग ना फील करे और नॉर्मल चाइल्ड के साथ ही उसकी लर्निंग बढ़े, उसको अपॉर्चुनिटीज फेस करने को मिले और उसको सीखने को मिले। वन लाइन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सिकल सेल डिजीज वाज आइडेंटिफाइड इन द 20th सेंचुरी एज हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर। सिकल सेल रोग को 20वीं शताब्दी में एक वंशानुगत रक्त विकार के रूप में पहचाना गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सिकल सेल डिजीज इज ए जेनेटिक एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। ये फैलता नहीं है, गैर संक्रामक है, बट ये जेनेटिक है। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप रिकॉग्नाइज करोगे इस डिजीज को, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में इसको बहुत ही अच्छे से समझ लोगे। एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन कॉजेज सिकल सेल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हेमोग्लोबिन का एबनॉर्मल हो जाना कॉज करेगा रेड ब्लड सेल्स को सिकल सेप में होने में। पेन क्राइसिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिजीज, यानी कि दर्द के दौरे इस रोग का सब प्रमुख लक्षण है। अर्ली डायग्नोसिस एंड रेगुलर केयर एंड एजुकेशनल सपोर्ट आर एसेंशियल। शीघ्र निदान, नियमित देखभाल और शैक्षिक सहायता अत्यंत आवश्यक है इसमें सिकल सेल डिजीज में। ये 4 पॉइंट से आप रिकॉग्नाइज कर लोगे इस कंप्लीट डिजीज को, और बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे कि एग्जाम में किस बारे में आपसे पूछा जा रहा है और आपको क्या आंसर उसका टिक करना है या अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, सिकल सेल डिजीज। मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।